theory, very very important, hybridization and VSC PRT and dipole moment। एक आपको ना बुकलेट आएगी बच्चे, क्वेश्चन बुकलेट, ओके, उसके सारे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देना जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जा रहे हैं। तो पहली बात, केमिकल बॉन्ड का मीन क्या हुआ? वेरी सिंपल, इट इज अ फोर्स। कहीं भी दिक्कत हो बच्चे रोक लेना, क्योंकि आपका जितनी आपकी समझ बनेगी उससे आपको फायदा तो है, हमें भी फायदा उस चीज का ना, आगे वाले चैप्टर आसान हो जाएंगे। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? इट इज अ फोर्स। कौन सा फोर्स? जो होल्ड कर रहा है। किनको होल्ड कर रहा है? एटम्स को, आयंस को, मोलिक्यूल्स को। इतनी बात समझ में आती है। उसने कहा जी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि केमिकल बॉन्ड क्या है। जैसे NaCl है बच्चे आपके पास ना, Na+ और Cl- के अंदर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लोरीन सुना, Cl2, H2, Br2, I2, N2, O2, इनमें कौन सा फोर्स वर्किंग हो रहा है? उन्होंने कहा जी इसमें शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, व्हाट मीन ऑफ केमिकल बॉन्ड? फोर्स जो होल्ड करेगा एटम्स को, आयंस को, मोलिक्यूल्स को। उसने कहा जी बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, बॉन्ड बनता क्यों है? मैंने कहा जी इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पहला ऑक्टेट रूल, दूसरा एनर्जी का डिक्रीज करना, मीन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपने 12वीं क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा होगा ना, पी ब्लॉक एलिमेंट। उस पी ब्लॉक एलिमेंट के 16th ग्रुप में आपने देखा होगा ओजोन का फॉर्मेशन। ओजोन का फॉर्मेशन, कुछ यस नो भी करते रहना बच्चे, नहीं तो मेरे को लगेगा मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं। ठीक है ना? ओजोन का फॉर्मेशन कैसा था? एंडोथर्मिक। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हो, तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, वो कैसा होएगा? स्टेबल? ना 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 ना, कैसा होएगा वो? अनस्टेबल। तो यही बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर देखा जाए तो कौन है जी? तो पहले नंबर पे आया ऑक्टेट रूल, दूसरे नंबर पे आया एनर्जी का डिक्रीज करना। मैंने कहा जी ऑक्टेट रूल के पीछे वजह क्या है, वो मैं बता रहा हूं। ऑक्टेट रूल के पीछे वजह है इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। ये देखो, इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। देखो ये जो लुईस कोसेल है ना, ऑक्टेट रूल, इन दोनों साइंटिस्ट ने किस बात पे मेन फोकस किया कि नियोन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, आर्गन अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस, जीनोन अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस कैसी हैं? नॉन रिएक्टिव है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। और वैसे आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़कर आए हो हमारे 12वीं क्लास का, 12th क्लास का, +2 का, उसमें आपको पता है जीनोन जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन में कंपाउंड्स बना रहा है, HCF2, HCF4, HCF6 एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो उसने कहा जी किसी भी कंपाउंड, जो ऑक्टेट रूल है उसकी बात कर रहा हूं, लुईस कोसेल की थॉट क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इसका नाम है। दूसरा बेस क्या हुआ? इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस, NH2 NP6। और इन दोनों का फील्ड अलग अलग था। लुईस का फील्ड था कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और कोसेल का फील्ड था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आपको इस पेज की सारी बातें क्लियर हुई हैं। केमिकल बॉन्ड 3-3, 4-4 बार समझ सकते हो। क्या है? फोर्स। क्या कर रहा है? एटम्स को, मोलिक्यूल्स को, आयंस को होल्ड कर रहा है। उसने कहा बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह क्या है? आपने कहा पहली वजह ऑक्टेट रूल है, जो कुछ मोलिक्यूल को ही समझा पाएगी, जबकि दूसरा 100% मोलिक्यूल को समझा देगा, दैट इज एक्सोथर्मिक। किसी भी कंपाउंड का बनना कैसा होना चाहिए? एक्सोथर्मिक। अगर वो एंडोथर्मिक हो गया तो क्या हो जाएगा? वो अनस्टेबल। उसने कहा जी ऑक्टेट रूल समझाओ। मैंने कहा जी लुईस कोसेल ने दिया इसको, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है। इसका जो बेस है, ऑक्टेट रूल का कोई ना कोई बेस तो होगा ना बच्चे, वो है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। और लुईस का फील्ड अलग था, कोसेल का फील्ड अलग था। आपको इस पेज पे कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अब आप अगर लिखवाने में इंटरेस्टेड हो तो मैं लिख लिख के आपको समझा देता हूं। चलो कोई बोलना नहीं चाहता तो इस वे से चलने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे बढ़ूं। लो जी, अब मेरे पास ऑक्टेट रूल है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन का शेयर, ये तीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? या तो इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर सकता है, या कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन का कोई शेयरिंग कर सकता है। म्यूट कर लो बच्चे, थोड़ा साउंड डिस्टरबेंस है। इससे पता क्या होता है, मैं अकेला अफेक्ट हूं, मैं सहन कर लूं, सारे बच्चे अफेक्ट होते हैं इससे। प्लीज रिक्वेस्ट है, एक माइक गड़बड़ है, कोई भी पता नहीं कौन सा है। हाँ जी, व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? ईदर डोनेट और गेन और शेयर, बस तीन ही बातें। अगर कोई डोनेट एक्सेप्ट करता है
तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होगा जब, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? दो बॉन्ड बनते हैं। या तो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जो म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है। मान लो किसी ने बिजनेस शुरू करना है मार्केट के अंदर, तो दो लोगों में से एक ने 10,000 लगाया, दूसरे ने भी 10,000 लगा दिया, म्यूचुअल शेयरिंग। और दूसरा शेयर से बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें पता क्या होता है, मान लो फिर मार्केट में बिजनेस शुरू करना है, तो एक बंदे ने 20,000, एक ने 0 पैसा लगाया, तो एक साइड सिंगल साइडेड शेयरिंग हुई, उसको कौन बॉन्ड बोलते हो आप लोग? दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। है ये शेयरिंग वाला ही कॉन्सेप्ट। और आप तो एक्सपर्ट हो बच्चे, 12वीं क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी आपने। उस 12वीं क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाया? अमोनिया ने कॉपर +2, क्लोराइड ने सेंट्रल CMI के साथ, या फिर सिल्वर के साथ साइनाइड ने। ढेरों बॉन्ड पढ़े आपने। व्हाट मीन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, बट नॉट आयोनिक। इट इज बेस्ड ऑन द शेयरिंग, मतलब म्यूचुअल नहीं, सिंगल साइडेड शेयरिंग। तो एक बार फिर रिवीजन करवा दूं। क्या पढ़ रहे हो? ऑक्टेट रूल। इसमें क्या पढ़ रहे हो? इधर इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट और शेयर। क्या बन जाएगा? बॉन्ड। उसने कहा जी गेन शेयर पे कौन सा बॉन्ड बनता है? मैंने कहा जी आयनिक। और शेयरिंग से कौन सा बनता है? कहते जी कोवलेंट भी बनता है, कोऑर्डिनेट भी बनता है। मैंने कहा कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में फर्क क्या है? कोई बताएगा कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में फर्क क्या है? बोला करो बच्चे, मजा नहीं आएगा नहीं तो फिर ना। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों शेयर बेस पे बन रहे हैं, फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो जी, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ ना मैं कहूँ आपके नाम क्यों नहीं दिख रहे मुझको? ये ना बार एक दूसरे के नीचे दब गए थे, अब दिखेंगे। चलो अच्छी बात है, अब मैं फिर आपका नाम भी ले सकूंगा ना। चलो जी, अब मैं आयनिक बॉन्ड शुरू करने जा रहा हूं। किसी को कंफ्यूजन होएगा मेरे से डिस्कशन जरूर करना बच्चे ना। आपकी स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसका दूसरा नाम है, मैंने बताया अभी। इसमें कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स हैं? बोले जी आयंस है। मैंने कहा कौन आयंस? जी कहता कैटायन, दूसरा एनायन। कैटायन जनरली कहां से आते हैं? 80 to 90% मेटल्स होते हैं। एनायन कहां से आते हैं? जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। उसने कहा जी क्या कोई कैटायन ग्रुप ऑफ नॉन मेटल का भी हो सकता है? फिर सुनो, कैटायंस कहां से आते हैं? मेटल होते हैं। मैंने कहा कितने? कहते जी पीरियोडिक टेबल का पूरा S, पूरा D, पूरा F, ये सारे के सारे कौन है? मेटल्स हैं। कैटायन बना लेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा कोई ऐसा कैटायन भी हो सकता है जो नॉन मेटल का बनाओ? कहते बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने लिखकर बताया था बच्चों को सोलिड PCl5। याद करो पी ब्लॉक एलिमेंट अगेन। आप एक चीज समझ पा रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग कितना जुड़ा हुआ है पी ब्लॉक के साथ। हाँ, PCl4+, PCl6-, तो ये कैटायन किसका बना? नॉन मेटल। ऐसे याद करो सोलिड PbR5, PbR4+ एंड Br-। क्यों बच्चे? ऐसे ही सोलिड N2O5 कौन हुआ? NO2+ NO3-। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि कैटायन सिर्फ मेटल से नहीं बनता, कैटायन नॉन मेटल से भी बन सकता है। अच्छा, आपने कभी अमोनियम क्लोराइड का नाम सुना हो? तो अमोनियम भी एक कैटायन है, क्लोराइड एनायन है। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। लेकिन ये कौन सा कैटायन है? नॉन मेटल का बना हुआ। तो क्या इस पेज को वापस समझाने की नीड है? सोलिड N2O5, सोलिड PbR5, सोलिड PCl5, क्लियर, NH4Cl, जिसमें कैटायन एक ग्रुप ऑफ नॉन मेटल से आ रखा है। कोई यस और नो? समझ में आ गई बच्चे? चलो आगे बढ़ू बेटा। किसी को पिछले पेज के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो मोस्ट वेलकम। इस पेज के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो मोस्ट वेलकम। बच्चे पता है क्या, फिर ना प्रॉपर 3-3 बार रिवीजन से 3 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन प्रॉपरली कर पाओ। मैं तो चाहता हूं आज और कल में खत्म हो जाए, परसों आप मेरे से क्वेश्चन पूछो। लो जी, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे साथ टिके रहना और बात को समझना। कहते जी कौन इसके पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स थी? मैंने बताया कैटायंस एंड आयंस। आयंस मतलब कौन सा फोर्स काम कर रहा है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 12वीं का आपके फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट, क्लियर। चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। दोनों प्लस प्लस तो रिपल्शन लगेगा, एक प्लस एक माइनस
तो अट्रैक्शन लगेगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स फोर्स होएगा, ये कोलंबिक फोर्स है। क्लियर है? तो कोई मेरे से पूछेगा सर इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, आयनिक बॉन्ड बनने में, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो मेरा आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। अब बच्चे ने कहा सर ऑक्टेट रूल के बेसिस पे मुझे NaCl समझाओ, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे मुझे NaCl समझाओ। मैंने कहा समझ लेते हैं जी। केटायन मेटल Na, एनायन नॉन मेटल Cl। केटायन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281, एनायन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287। 281 समझते हो ना बच्चे, 1s2, तुम तो स्मार्ट हो, 12वीं। ये 1s2 281, और क्लोरीन 1s2 2s2 p6 3s2, ये मैंने ना 8वीं 9वीं का लेवल ही लिख दिया था। ये लो जी 287। अब इस भाई साहब की मजबूरी क्या, ये मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीडेशन हुआ, केटायन में बदल गया। ये जो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकला, एनायन नॉन मेटल मीन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन हुआ, ये क्लोराइड में बदला। लेकिन हम तो ऑक्टेट रूल की बात कर रहे थे, तो 28 बन गया, ये 288 बन गया, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये देख रहे हो। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट। यहां एक बच्चे ने इमीडिएटली ऑब्जेक्शन कर दिया, कहते सर, मैंने कहा हाँ जी, कहते ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गए, अब ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा बॉन्ड तो बना ही नहीं रहे। कहते अभी तो आपने कहा था आयनिक बॉन्ड। मैंने कहा ऊपर देखो नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बन गया केटायन, दूसरा बन गया एनायन, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी ने आज तक कभी ऐसे लिखे देखा है NaCl को, जो मैंने भी लिखा, किसी ने देखा है ऐसे NaCl लिखा हुआ? कभी किसी ने NaCl को ऐसे देखा हो तो बताओ भाई। NaCl को ऑलवेज, है ना, NaCl को हम कैसा देखते हैं ऑलवेज, NaCl बस ऐसे ही देखते हैं ना। तो इसीलिए कह रहा हूं केटायन एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। वापस पूछो उस बच्चे वाला क्वेश्चन, सर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फिर ये आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? तो मैंने उसको जवाब क्या देना था, मैंने कहा एक केटायन है, एक एनायन है, दोनों एक ही सिस्टम के अंदर है, तो उनके बीच में क्या लगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो एक दूसरे के पास आकर आयनिक बॉन्ड बना गए। क्या आपको NaCl का बनना समझ में आया ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल? अब इस पे नजर मारो, अब इस पे नजर मारो, इस पे नजर मारो। मैं इसके बारे में बोल नहीं रहा, आपका एप्टीट्यूड चेक हो जाएगा कि आप मेरे को एग्जैक्टली समझ पा रहे हो कि नहीं। ये मैं CF2 का बनना समझा रहा हूं, ना समझ में आएगा 1 मिनट के बाद मैं समझाऊंगा आपको। कैल्शियम 282, एनाइन CF2, दो फ्लोराइड है 2727, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके दो फ्लोराइड ने एक्सेप्ट करके दो फ्लोराइड बना लिए, दोनों अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल स्टेबल हो गए, कैल्शियम +2 और फ्लोराइड भी। इन दोनों के बीच में क्या लग गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इन सबको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वेल एंड गुड है। बोलो जी कोई ऑब्जेक्शन है तो। आयनिक बॉन्ड के आगे एक बात लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट करके, इट इज प्योरली नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, इट इज प्योरली नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है बच्चे। कोई बताएगा व्हाट मीन ऑफ इट? लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, कोई चक्कर नहीं, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। वाई द आयनिक बॉन्ड इज नोन एज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड? पहली बात, एक नूर ने एक बात बताई, और कोई बच्चा बोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा गलती होएगी, एक्सेप्टेबल है। चलो सुनो बच्चे, कभी भी ना हाइड्रोजन का बनना देखना,
कभी भी क्लोरीन का बनना देखना, अभी थोड़ी देर में आएगा, कभी भी ऑक्सीजन का बनना देखना, ये सब ना ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। अगर कोई भी इस डायरेक्शन में पास आ गया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई इस डायरेक्शन में पास आ गया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई इस डायरेक्शन में पास आए तभी बॉन्ड बनेगा। अगर आप मेरे को एग्जैक्टली पकड़ पाओ, सुन पाओ, समझ पाओ, तो मैंने क्या लिखा अभी कि जब भी तुम कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाते हो ना तो उसमें डायरेक्शन मैटर करती है, अदरवाइज बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, जीरो। ये बॉन्डिंग क्या होगी, जीरो, क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पर कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। जबकि अगर ये कोएक्सियल हेड टू हेड ओवरलैप करने आ जाए तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन आप सोचो थोड़ा सा, मेरे को ना एक बात का जवाब देना, यहां पड़ा हुआ है Na+, ठीक है, और यहां Cl पड़ा हुआ है, यहां Cl पड़ा हुआ है, यहां Cl पड़ा हुआ है, यहां Cl पड़ा है, और है सबके अंदर, और सब एक एक पिकोमीटर के डिस्टेंस पे। और मैंने आपको बोला कि इस Na को ये Cl अट्रैक्ट करता है, तो अगर ये भी 1 पिकोमीटर पे हो तो जवाब देना अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, यस और नो। अगर ये भी 1 पिकोमीटर पे हो तो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर ये 1 पिकोमीटर पे हो तो करेगा कि नहीं करेगा। ये सारे अगर एक एक पिकोमीटर पे चले जाएं तो अट्रैक्शन लगा ना, तो इसका मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड तो नहीं करा, किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, किसी भी डायरेक्शन से आ जाए बॉन्ड तो बन ही जाना है, बट रेंज में होनी चाहिए फोर्सेस। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, और इसका सिंपल सा जवाब है क्या, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, क्योंकि ओवरलैपिंग से नहीं बना। इट इज ओनली 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 इट इज ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन फोर्स। ये सिर्फ अट्रैक्शन से है, बस अट्रैक्शन की रेंज में आना चाहिए। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आनी चाहिए, अट्रैक्ट तो वो कर लेगी चाहे किसी भी डायरेक्शन से आ जाए। दैट्स व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल। एक नूर बच्चे समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्लियर हुई बात ये कि व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल। ये इसलिए नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स किसी भी डायरेक्शन से आ जाए बस रेंज में होना चाहिए, तो अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, ये बॉन्ड। और इसका सिंपल जवाब बनता था ये ओवरलैपिंग नहीं है, और ओवरलैपिंग प्योरली डायरेक्शन बेस्ड होती है। हाँ जी, किसी भी बच्चे को इस पूरे टॉपिक में कोई ऑब्जेक्शन उठाना हो, चलो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑक्टेट रूल से थोड़ा सा इधर उधर जाकर। आपको याद है मैंने क्या कहा था, किसी भी बॉन्ड के बनने में 2 टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है ऑक्टेट रूल को रिस्पॉन्सिबल मानना, ऑक्टेट रूल हमने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है एनर्जी, जो 100% मॉलिक्यूल को समझाएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाना है तो एनर्जी एक्सो हो या एंडो हो, सही सी बताना बिल्कुल। एक्सो ना, मैक्सिमम शुड बी एक्सो, जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरे साथ टिके रहना और बात को समझना। अब मैं आपको बता रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब मैं बेस क्या बना रहा हूं, इसका एनर्जी। अब मैं इसका बेस क्या बना रहा हूं, एनर्जी। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का थोड़ा बहुत भी याद हो तो मेरे साथ में आप आराम से टिकोगे, और साथ साथ में आपको बोलता भी जाऊंगा। देखो, सोडियम का सॉलिड फॉर्म होगा, कम से कम 5 बार समझा दूंगा बच्चे मैं आपको ये वाली बात। सोडियम का सॉलिड फॉर्म होगा, उसको Na गैस में बदलना है तो एनर्जी क्या लगेगी, सब्लिमेशन एनर्जी। आपको याद है सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में बदलने के लिए क्या होता है, सब्लिमेशन, ठीक होगी बात। लेकिन ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होना चाहिए, लो। अभी बच्चों ने मुझे बताया। अच्छा एक बात सुनो, तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूं, अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक हो जाए तो वो स्टेबल होएगा कि अनस्टेबल, ये लिखा है बच्चे ऊपर, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर होएगा, हीट अगर इवॉल्व होएगी एंडोथर्मिक के कंपैरिजन में, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, स्टेबल। ये रूल है, ये रूल है। इसीलिए तो हमारे 12th क्लास के पी ब्लॉक का ओजोन अनस्टेबल है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। तो अब सबसे पहले मैंने सब्लाइम कराया, सब्लिमेशन से सोडियम का सॉलिड सोडियम के गैस में बदला। प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक, सॉलिड को गैस में बदलेंगे एंडो ही होएगा। लेकिन अगर ये हायर एंडो हो गया तो
कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या कर देगा, अनस्टेबल। सो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, ए से ए गैस बना, बी से बी गैस बना, एक में 40 किलो जूल पर मोल है, एक में 50 किलो जूल पर मोल है, तो बताओ इन दोनों में से फेवर कौन करेगा। तो बच्चों ने कहा जिसका 40 किलो जूल है दैट विल बी फेवर्स मोर एज कंपेयर टू 50 किलो जूल। ये जो पेज लिखा हुआ है क्या आप इसको एग्जैक्टली अपने दिमाग में डाल पाए। हम कर क्या रहे हैं, आप समझ पा रहे हो। मैं किसी भी बॉन्ड के बनने को, किसी भी बॉन्ड के बनने को, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड के बनने को कौन कौन से फैक्टर फेवर कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन की लो वैल्यू, क्योंकि वो स्टेप तो आना ही आना है, बट शुड बी लो वैल्यू। अब सोडियम का गैस बन गया बच्चे। अब इस सोडियम के गैस को मैंने सोडियम के केटायन में बदलना है, क्योंकि बिना केटायन बने तो आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा नहीं। और आपको पता है डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब जगह ये डेफिनेशन आती है। क्या है जी, आइसोलेटेड गैसियस एटम का इलेक्ट्रॉन आपने इजेक्ट करवाना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम का इलेक्ट्रॉन आपने इजेक्ट करवाना है। जितनी एनर्जी इसमें यूज आ गई, जितनी एनर्जी इसमें यूज आ गई उसको क्या बोलते हो आप लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। पूरी डेफिनेशन बोलूं, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द टू इजेक्ट द टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपको पता है आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। हाँ ना, अपने सराउंडिंग के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। यूं समझो कि जितनी एनर्जी मैं उसको दूं सिर्फ एक ही काम आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने में। मैं इसको इकट्ठा पांचों को जब इकट्ठा बोलूंगा ना समझाने के बाद, तो एक चेन बन जाएगी। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है। पहले कौन है, सब्लिमेशन, फिर कौन है, आयोनाइजेशन। पहले वाली की वैल्यू कम, दूसरे वाली की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम। अगर मैं बच्चे से बोलूं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम विच विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आपने कहा सर अगर जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सीजीएम, इट विल फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और लिथियम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है दैट विल फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और इसी को टारगेट करके हमने पता है क्या बना रखे हैं, फजान्स रूल। चैप्टर का एंड होएगा जब, FAJANS। याद है आपको, स्मॉल साइज ऑफ केटायन with anion has the more covalent character and large size of cation with anion has a more ionic character। क्यों, ये ऊपर रीजन है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के बनने में 5 फैक्टर है। पहला सब्लिमेशन, दूसरा आयोनाइजेशन, तीसरा बॉन्ड डिसोसिएशन, ये कैसा है एंडो, ये एंडो, ये एंडो, ये कभी कभी एक्सो कभी कभी एंडो, लेकिन ये ऑलवेज एक्सो। तो इन जब जब ये एक्सो होंगे, इन दोनों का सम इन तीनों से ज्यादा होना चाहिए। पहला बैंक में डिपॉजिट है 10,000 रुपए का, दूसरा भी बैंक में डिपॉजिट है 10,000 रुपए का, तीसरा भी बैंक में डिपॉजिट है 10,000 रुपए का, और फोर्थ नंबर पे अब आपको पैसा निकलवाने की टर्न आई है, एक्सो। यहां निकलेगी, यहां निकलेगी। तो जितने पैसे आपने जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए, विड्रॉल उससे कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। क्या मान के चलते हो, जितने पैसे आपने 3 बार में जमा करवाए उतना विड्रॉल उतना ही कर दें, उससे ज्यादा कर दें, उससे कम कर दें, क्या सोच के चलते हो। मतलब बैंक में 30,000 रुपए जमा करवाए और बैंक वाला आपको 28,000 रुपए दे दे, आप खुश हो, मजा आ गया, क्या बात है यार, बस और नहीं चाहिए, 2,000 तुम रख लो। कोई बैंक आपको 30,000 जमा करवाने पे अगर 28,000 दे रहा है, 25,000 दे रहा है, और आप खुश हो यार भाई, मजा आ गया, आज के बाद ना तेरे पास ही आऊंगा ऑलवेज। वही तो कह रहा हूँ यार, वही तो कह रहा हूँ कि एंडो 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 का सम कम होना चाहिए और एक्सो एक्सो का सम क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि मुझे पता है आज मैंने ये चीज समझा दी तो थर्मोडायनेमिक्स में तुम एंजॉय करोगे। और थर्मोडायनेमिक्स कोई दूर थोड़ी होगी, 15-20 दिन में थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगी आपके साथ। और इसी को बोर नेवर साइकिल बोलेंगे बाद में जाकर, हैस्लो इसी को तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, HESS हैस्लो, बोर नेवर साइकिल, यही तो है सब कुछ वो। समझे क्या कह रहा हूं। तो सब्लिमेशन एंडो है, आयोनाइजेशन एंडो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडो है, इन सबका सम कम होना चाहिए।
और जो ईजी है इलेक्ट्रॉन गेन और लैटिस, इन सबका सम ज्यादा होना चाहिए, तभी तो फेवर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा आप बताओ, लिथियम और सीजियम, इस क्वेश्चन को बदलकर अगर मैं बेरिलियम और बेरियम पे लिया हूं, तो कोई बताएगा इन दोनों में से आयनिक बॉन्ड के बनने को ज्यादा फेवर कौन करेगा? स्मॉल, लार्ज, 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 लार्जेस्ट? बता दो आज तो यार, ऐसे ना करो। बेरियम। क्यों? इसका साइज क्या है? अपने ग्रुप में लार्जेस्ट है, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चे? कम है। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कम होएगा, दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछेगा आउट ऑफ द 4 विच फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का स्टेबिलिटी कौन फेवर कर रहा है? पहला, लो सब्लिमेशन आपने कहा ठीक है, लो आयोनाइजेशन आपने कहा ठीक है, हाई लैटिस आपने कहा ये भी ठीक है, ऑल ऑफ दिस आंसर आ गया। एंडो शुड बी लेस एज कंपेयर टू एक्सो। लो जी, अब आप कैटायन तो बना चुके हो, अब टर्न किसकी आ रही है? एनायन की। क्या बनाना था? NaCl। तो क्लोरीन के मोलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक, तो क्लोरीन मोलिक्यूल थोड़ी इन्वॉल्व है, क्लोरीन का एटम इन्वॉल्व है ना बच्चे, तो क्लोरीन का एटम बनाना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक किया आपने, तो किसी भी बॉन्ड को, ये पेन देख रहे हो बच्चे, ये पेन देख रहे हो, इस पेन को अगर मैं ब्रेक करूं ऐसे करके, तो थोड़ा दिमाग लगाना, इज इट एक्सो और एंडो? मेरी एनर्जी लग रही है कि मेरे को मिल रही है एनर्जी? एंडो है, एंडो है ना, सिंपल। तो जब भी आप क्लोरीन का मोलिक्यूल ब्रेक कर रहे हो, जब भी आप क्लोरीन का मोलिक्यूल ब्रेक कर रहे हो, तो एनर्जी कैसी? एंडो। फिर वापस कह रहा हूं, एंडो शुड बी लो। अब तो पक गए होगे सुन सुनकर, जो भी एंडो है दैट शुड बी लो। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये ना पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर मैं पी ब्लॉक का 17वां ग्रुप याद करवा रहा हूं। आपको याद है पी ब्लॉक का 17 ग्रुप में ये बड़ा बढ़िया सा फैक्टर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 12वीं क्लास। और बड़ा ही हैवी क्वेश्चन है ये, और इसको तो मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालता हूं। बच्चों को मैं जब पी ब्लॉक का 17 ग्रुप पढ़ा रहा होता हूं ना 12वीं क्लास में, उनको बोलता हूं इसको जरूर याद करना और विद रीजन याद करना। लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन में से क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना सबसे डिफिकल्ट है, ब्रोमीन का आसान है, फ्लोरीन का और आसान है, और आयोडीन का सबसे आसान है। तो क्या कोई बता सकता है कि इन चारों में से आयनिक बॉन्ड के बनने को फेवर कौन करेगा? विच वन? बोल दो बच्चे, कोई चक्कर नहीं। आयोडीन, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? लीस्ट है। चलो जी आगे बात करूंगा, फिर इन पांचों को इकट्ठा कर देंगे। अब है इलेक्ट्रॉन गेन। अब है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन, ध्यान से सुनना और समझना। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या हुआ? एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the outermost shell of an isolated gaseous system। डेल्टा एच ईसी माइनस को ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा वर्जन पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा वर्जन पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लिटिल मीन समझते हो? फ्रेंडशिप विद इलेक्ट्रॉन। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन से फ्रेंडशिप बड़ी ज्यादा है। चलो फिर वापस आपसे बात करते हैं। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 17, आप जानते हो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन, Cl, क्लोरीन 17वां नंबर, नॉट फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पूछ रहा पुत्र जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा हूं, दैट इज क्लोरीन, Cl। आपका आंसर क्लोरीन था कि फ्लोरीन था बच्चे? नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे, और मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूं गलतियों का। जितनी ज्यादा गलतियां उतना हम ज्यादा बोलेंगे। आप गलतियां नहीं करोगे हम बोलेंगे नहीं, हमें लगेगा आपको आता है। ठीक है बच्चे, सुनो जी ध्यान से। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बन गया? क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन ये कहां से आया? कोई बताएगा बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? वेयर फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन कम्स? ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? बोल दो, खुला बोलो यार, कोई टेंशन नहीं है।
तान्या यहां भी ध्यान दो बेटा। हाँ, अगर आप सुन पा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, यहां से, ये वाला सोडियम से। चलो शुक्र आपने जवाब दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन, ओ तान्या, या ये प्रिया थी। आपको लगता है जब आप थोड़ा सा घर वालों से इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लिया करो। क्लियर? इससे दूसरे बच्चों को भी पता चलता है आपके घर में क्या चल रहा है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चों को पता चलता है आज ये बाहर घूमने जाने वाले हैं, खाना खाने। हाँ जी, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? मेरे को मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया फ्रॉम केटायन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन। और इसमें इतनी एनर्जी निकलती है 348। अच्छा बताओ, अब कम से कम 10वीं बार पूछ रहा हूं, ये वाला फैक्टर बॉन्ड बनने को फेवर करेगा कि अपोज करेगा? फेवर करेगा। ये शिवम ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। क्यों फेवर करेगा बच्चे, शिवम? वेरी गुड, वेरी गुड, बस इनफ इनफ, बहुत स्मार्ट आंसर एंड स्वीट आंसर। बिकॉज दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जितना एक्सोथर्मिक होएगा उतना 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 फेवर करेगा। तो इसकी हाई नेगेटिव वैल्यू आयनिक बॉन्ड के बनने को ऑलवेज फेवर करेगी। अच्छा शिवम बेटा नीचे देखो, ओ से इलेक्ट्रॉन जोड़ा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन जोड़ा, एक -144 एक -200 है। तो बोलो इन दोनों में से आयनिक बॉन्ड बनने को ज्यादा फेवर कौन करेगा, ओ या एस? ओ या एस? एस, ठीक है। अमनदीप बच्चे, सल्फर या ऑक्सीजन? सल्फर। कारण बताओगे अमन बेटा, सल्फर क्यों? एक्सोथर्मिक है, वेरी गुड, एक्सोथर्मिक है। अब मैं लास्ट एंड फाइनल फिर एक रिवीजन करूंगा 3 मिनट का, उसमें किसी को दिक्कत होगी तो सारी बातें मेरे साथ आ जाना। पांचवा और लास्ट फैक्टर आ रहा है बच्चे, इसको बोलते हो लैटिस एंथैल्पी। अब अपने को म्यूट कर लो, एक माइक में गड़बड़ है। अमन, अमन की माइक में गड़बड़ है बस, बाकी सारे सही है माइक। लैटिस एनर्जी सुनो जी, किटाइन बन गया था दूसरे स्टेप में, एनायन बन गया चौथे स्टेप में, किटाइन बन गया दूसरे स्टेप में, एनायन बन गया चौथे स्टेप में। इन द फोर्थ स्टेप दोनों के बीच में क्या लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक किटाइन एक एनायन, आपको पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंगली अट्रैक्शन की एनर्जी एक्सो होती है कि एंडो होती है? अट्रैक्शन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सो और एंडो। अच्छा बात सुनो, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है कि अनस्टेबिलिटी आती है? तो कैसी होएगी? एक्सो ही होएगी। रट्टा नहीं मारना बच्चे, इतना लॉजिकल करो ना चीजों को। आप पढ़ने लगो तो खुद जवाब आते चले जाएं, खुद जवाब आते चले जाएं। किटाइन एनायन के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज क्या होगी? एक्सो। क्लियर ना? तो दिस एनर्जी इज एक्सो। तो शिवम आंसर देगा बच्चे, ये जो एक्सो है ये फेवर करेगा कि अपोज करेगा? वेरी गुड, क्लियर। तो ये मेरे पास है लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन बोल दूं क्या? एनर्जी रिलीजेस, मतलब ओपन चैलेंज के साथ बोल सकते हो, एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सोलिड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सोलिड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ना फ्रॉम गैसियस कीटायन एंड गैसियस एन। वो 1 मोल हो जाए 2 मोल हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आयनिक सॉलिड 1 मोल ही बनना चाहिए। दूसरी बार डेफिनेशन बोल रहा हूं, एनर्जी रिलीजेस, एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम द गैसियस केटायंस एंड एनायंस, इसको बोल दिया आपने लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो बहुत लंबा फॉर्मूला है, लेकिन हमारा काम नीट के लिए चल सकता है। चार्ज बाय इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बच्चे कहते हैं फॉर्मूला कैसे आया? अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चे? के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर था ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला, ध्यान मत हटाना, आप अच्छे बच्चे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर था ना बच्चे। अगर वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्टेंस पढ़ा होगा ना, तो इसको एनर्जी बनाना है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, तो एक आर कट गया, तो किसका फॉर्मूला बन गया? एनर्जी का। वापस सिखाऊं या समझ गए? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इज इट? इसको अगर एनर्जी बनाना हो तो फोर्स का मल्टीप्लाई किससे कर दो? डिस्टेंस से। तीसरी बार बोलूं कि समझ गए?
ये लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला, चार्ज डिवाइडेड बाय इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जितना ज्यादा चार्ज होएगा उतना लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, जितना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी लैटिस एनर्जी घट जाएगी। क्यों बच्चे? नीचे एग्जांपल +1 - 1 +2 - 2 +3 - 3। बताओ जी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में है? तो बच्चों ने कहा जी +3 - 3, फिर +2 - 2, फिर +1 - 1। फिर मैं इधर एक क्वेश्चन और उठा लाया। मैंने कहा जी चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है ये वाले, PQR, LIF, NaCl, KBr। चार्ज सबका सेम है, +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1। तो बताओ PQ और PQR इन तीनों का इंडिविजुअल कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है सबसे दमदार लैटिस कहां बनेगा? LIF में, NaCl में, KBr में? क्यों बनेगा LIF में? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, दैट्स वाई लैटिस एनर्जी इसकी हाई हो जाएगी। बहुत परफेक्ट आंसर है। तो अब जो आपके पास एक फाइनल डिस्कशन आया, वो डिस्कशन क्या आया? लैटिस का सम, लैटिस एनर्जी का सम और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सम सब्लिमेशन, इलेक्ट्रॉन गेन और बॉन्ड डिसोसिएशन पे डोमिनेट करना चाहिए, तभी स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं आएगी। डिपॉजिटेड अमाउंट शुड बी लेस देन विड्रॉल, एंडो शुड बी लेस देन एक्सो। ये फाइनल टारगेट है। तो एक बार मैं पहले पेज से चलता हूं, आप अपनी यस नो बोलते रहना कि सर मुझे वापस समझा दो। ये लो जी, इस पेज को क्या कोई बच्चा वापस समझना चाहता है? एनी ऑब्जेक्शन? केस नंबर 2, ऑक्टेट रूल क्या है, कौन कैटायन कौन एनायन, फोर्स, दो एग्जांपल, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, ये 5 फैक्टर है। स्टार्ट के तीनों का सम बाद के दोनों के सम पे डोमिनेट करना चाहिए। अब बताओ विड्रॉल ज्यादा होना चाहिए कि डिपॉजिट? हाँ, विड्रॉल। मजा आया ना विड्रॉल? ठीक है, बैंक में पैसा जमा कराया जा रहे हो, दे रहे नहीं, बैंक वाले दे नहीं रहे तुम्हें। बैंक वाले जब ज्यादा देंगे तभी फायदा होएगा, मजा तभी आएगा। अच्छा सुनो, सब्लिमेशन वैल्यू हाई या लो? आयोनाइजेशन लोअर हाई? और बॉन्ड एसोसिएशन लेस और मोर? वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन गेन अगर नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई या लो? हाई, नेगेटिव हाई होनी चाहिए। और लैटिस एनर्जी हाई या लो? वेरी गुड। और इन तीनों का लास्ट, स्टार्ट के तीनों का सम बाद के दोनों के सम पे डोमिनेट करना चाहिए या नहीं? नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का सम कम और फोर्थ फिफ्थ का सम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इतनी क्लियरेंस है। अब जो प्रॉपर्टीज है बच्चे, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लो। क्लियर? वैसे इसको आप, अगर आपके पास कोई जो भी रेफरेंस बुक पढ़ी उससे पढ़ लेना कि इनके एमपीबीपी हाई हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनकी सोल्युबिलिटी पानी में होएगी, लेकिन लेकिन CCl4 में, बेंजीन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होएगी। ये फ्यूज्ड स्टेट में, पिघले हुए या सोल्यूबल फॉर्म में कंडक्टर हैं, क्योंकि फ्री आयंस हैं, अदरवाइज कंडक्टर नहीं है। 12वीं क्लास में सॉलिड चैप्टर पढ़ा होगा आपने कि नहीं पढ़ा? सॉलिड चैप्टर में एक टेबल बनी हुई है, सॉलिड चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स, वहां आयनिक सॉलिड पहले नंबर पे डले हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है आयनिक सॉलिड में कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस। फिर लिखा है कंडक्टिविटी, तो लिखा अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्टर नहीं है, अगर ये पानी में घुले हुए हैं या पिघले हुए हैं तो कंडक्टर है। याद आया सॉलिड स्टेट 12वीं क्लास का चैप्टर, एनसीईआरटी की बात की है मैंने, इससे ऊपर नहीं बात की अभी। एक है आइसोमोर्फिज्म। बच्चे फिर कह रहा हूं, सारा आपकी मर्जी से चलना है, जहां भी ऑब्जेक्शन हो मेरे से इमीडिएटली बात कर लेना, जहां भी आपको डिस्कंफर्ट लग रहा है मेरे से बात कर लेना, क्योंकि आपका कंफर्ट प्राइमरी है हमारे लिए। आइसोमोर्फिज्म, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एन आयन, चार्ज, ये नियरली कहीं सेम मिल जाए तो मोर्फोलॉजी मतलब होता है शेप साइज, तो वहां तुम्हें क्या मिलेगी? आइसोमोर्फोलॉजी। आइसोमोर्फोलॉजी, सेम शेप साइज। जैसे मेरी बात सुनना बच्चे, K+, K+, कैटायन सेम हो गए, ClO4, CrO4,
इनके एनायन का चार्ज सेम हो गया, इवन एनायन की हाइब्रिड स्टेट भी सेम है sp3। तो आप कह सकते हो KClO4 इज आइसोमोर्फस विद KCrO4। वापिस सुन लो, KClO4 इज आइसोमोर्फस विद KCrO4। लेकिन कुल मिलाकर अगर 30 सेकंड में सारी बात का जवाब चाहते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, हाई MPBP, solubility in the polar solvent, good conductor in fused or soluble form, these can show the isomorphism and these are hard and brittle in nature। कोई ऑब्जेक्शन हो इमीडिएटली बात करो बच्चे। अब हमारी क्लास का हमारे पास एग्जैक्ट बचे हुए हैं 35 + 2 37 मिनट्स। आगे बढ़े, कोई ऑब्जेक्शन हो बात कर लो। चलो अच्छी बात है बच्चे। आयनिक बॉन्ड के बाद अब कोवलेंट बॉन्ड शुरू हो गया है। आयनिक बॉन्ड के बाद अब कोवलेंट बॉन्ड शुरू हो गया है। कोवलेंट बॉन्ड को एनसीईआरटी ने साफ लिखा हुआ है, इट इज लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। कोवलेंट बॉन्ड को मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो चैप्टर हमारा चल रहा है ये फिंगर टिप्स पे जिस दिन आ गया, आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के विनर होने वाले हो बच्चे। इसलिए बोल रहा हूं कोवलेंट बॉन्ड को ढंग से सीखो, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए वीबीटी, एमओटी, हाइब्रिडेशन, वीएससी-पीआरटी सब कुछ आएगा। वीबीटी, एमओटी, हाइब्रिडेशन, वीएससी-पीआरटी सब कुछ आएगा। और पूरा चैप्टर किसको डेडिकेटेड है? कोवलेंट बॉन्ड को। सो कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज अ लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। अब मुझे सबसे पहले हाइड्रोजन का बनना सीखना है। जैसे मैंने NaCl समझाया था ना बच्चे, आयनिक बॉन्ड, वैसे मैं इसको सिखा रहा हूं। तो एक बड़ी सिंपल सी लाइन है जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली डाल लेनी है। आपको शायद याद हो, जिसपे आपने कहा था जी हमें कोई नीड नहीं है, हमें समझ में आ गई बात। अब क्या, व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? आपने कहा जी ऑक्टेट रूल ईदर द इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक्सेप्ट और शेयरिंग। अब आप शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट चूज कर रहे हो। अब कौन सा कॉन्सेप्ट चूज कर रहे हो बच्चे? शेयरिंग वाला। तो अब मैं शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट को टारगेट करके आगे बढ़ूंगा। ऑब्जेक्शन हो मेरे से बात कर लेना। क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग में 4 वर्ड्स अपने दिमाग में डाल लो। शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ, यही वीबीटी का रूल है बच्चे। देखो हाइड्रोजन के पास 1s1 है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1s1 है, और आपने क्या बनाना सीखना है? H2 मॉलिक्यूल। तो इसके पास भी अनपेड 1, इसके पास भी अनपेड 1, और मैंने 4 वर्ड्स क्या सिखाए? शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे शेयरिंग, इसका एक, इसका एक, तो ये दोनों के पास आफ्टर शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन शेयरिंग है, दोनों का राइट है बराबर इस पर, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा? सिंगल बॉन्ड। चलो एक और है, ये डुप्लेट फॉलो कर गया, ऑक्टेट रूल नहीं किया, ये इनर्ट गैस का, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर गया। चलो एक और सीखते हैं, ऑब्जेक्शन हो वापस आ जाएंगे। क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287 287। ये कह रहा है जी मुझे इलेक्ट्रॉन खाना है, ये कहते मुझे भी खाना है। वो कहता खाना तो है, आएगा कहां से? वापस सुनो, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये क्लोरीन कह रहा है 287 287, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उसने कहा मुझे भी एक चाहिए, उसने कहा दोनों को एक एक चाहिए, बट आएगा कहां से? कोई इस सिस्टम में कैटायन तो है ही नहीं। हम तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, डोनेट तो कर नहीं पा रहे क्योंकि हम तो नॉन मेटल है। डोनेट करें तो सीधे 7 डोनेट करने पड़ेंगे, जो इम्पॉसिबल है। अब क्या करें? तब इन्होंने दोनों के साथ पार्टनरशिप कर ली है। जो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन पढ़ा था ना, फिर मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास अनपेड था एक, ये देखो नियोन 3s2 3p5 2 2। आउटर मोस्ट शेल पता है बच्चे आपको? कोई बताएगा? 1s2 2s2 p6 3s1 में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सो गई क्या? हाँ जी, 3s1। अच्छा अब बताओ आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल बच्चे, ऐसे ना करो यार। आउटर मोस्ट शेल इज 3p, इज इट शिवम? एक नूर 3, हाँ एक नूर 3, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बोला एक नूर ने। इट इज, बच्चे सुनो, आउटर मोस्ट शेल, सब शेल नहीं, आउटर मोस्ट शेल, इट इज शेल। और मैं तो बहुत फेवर करता हूं गलत बोलने को, क्योंकि उसके बाद नहीं बोलोगे आप।
क्लियर। तो आउटर मोस्ट में एक अनपेयर्ड है, फिर मैं 5वीं बार बोल रहा हूं शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, तो ये वाला एक इसके पास भी है। क्लोरीन ऐसे बन गया ना बच्चे, क्लोरीन ऐसे बन गया ना बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, शेयरिंग। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 8। अच्छा मुझे कोई बताएगा व्हाट मीन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोरीन नाउ, इस पूरे में 3, परफेक्ट आंसर। तो इसको हम अनशेयर्ड, इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बोल दूं, मुस्कान। बच्चे क्या हुआ, अगर किसी को लोन पेयर गिनने हो तो आपको बोलना है लोन पेयर्स, मतलब कंप्लीट पेयर्ड। ये अनपेयर्ड है बच्चे, और ये वाला ये वाला ये वाला, तो कंप्लीट ये जो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो हाउ मेनी लोन पेयर इन ग्राउंड स्टेट, 3, एक्साइटेड होते ही 2, और एक्साइटेड होते ही 1, और एक्साइटेड होते ही 0। तो क्लोरीन की एक्सपेंडेड वैलेंसी, मेरे साथ टिकना, मैं आपको और बात बताता हूं इसमें। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है जी, और यहां लिखेंगे वैलेंसी, यहां लिखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आप मुझे सपोर्ट करने लगोगे। इसको देखते रहना बस। कोई सो तो नहीं गया, शिवम सो गया लगता है, एक नूर नहीं, शिवम सो गया, शिवम पक्का। चलो आओ बेटा इधर, क्लोरीन के ग्राउंड स्टेट के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और ये सारी लड़ाई चल रही है हमारी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की। और उसके बाद अनपेड ग्राउंड स्टेट में कितने जी, अनपेड 1। अभी एक्साइटेड में लेकर आऊंगा, बाद में बात करते हैं। तो वैलेंसी क्या होगी 1। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। अब मैं इस क्लोरीन को एक्साइटेड स्टेट 1 में लेकर आ गया, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने और लोन पेयर कितने, अभी आपसे बात करूंगा। आगे कौन पड़ा था, एम्प्टी। ध्यान मत हटाना प्लीज, ध्यान मत हटाना, आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वेरी फर्स्ट डे है, क्लियर। ज्यादा ज्यादा कल और परसों हमें चैप्टर को तो मैं भाग तो सकता ही नहीं किसी भी हालत में। सुनो जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे, 3, और लोन पेयर कितने रह गए आपके पास, 2। तो इसकी वैलेंसी इन द एक्साइटेड स्टेट 1 3 हो गई। अच्छा जी, एक और एक्साइटेड कर देते हैं, इसको उठाकर आगे भेज दिया। हाउ मेनी यूपीज आर नाउ, 5। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर नाउ, 1। और अब क्लोरीन की एक्साइटेड स्टेट 3 कर देते हैं, इसको भी आगे भेज दें। तो यूपीज एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूपीज आर 7, लोन पेयर्स आर 0। तो मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सारे पार्टिसिपेट करो। मुझे अच्छा पता है क्या लगा, वेरी फर्स्ट डे पे आप इतना इंटरेक्ट कर रहे हो, इज वेरी वेरी गुड। मैंने कहा क्लोरीन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट विद द फ्लोरीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्लोरीन इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, व्हाट शुड बी द कंपाउंड विद फ्लोरीन, है ना। अब इसको आयोडीन बोल दूं, आयोडीन इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट विद द फ्लोरीन, व्हाट शुड बी द कंपाउंड, IF7। अब मुझे सभी बच्चे इन्वॉल्व होते दिखे तो ज्यादा मजा आएगा। आयोडीन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट विद द फ्लोरीन, व्हाट शुड बी द कंपाउंड, हाँ, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट व्हाट शुड बी द कंपाउंड, एंड विद ओनली इन ग्राउंड स्टेट व्हाट शुड बी द कंपाउंड। और यही तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 7 में इंटर एलोजन कंपाउंड थे। क्लियर हुई बात ना बच्चे। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग मतलब फाउंडेशन ने कितना कुछ हमें सिखा रखा है, अगर हम फाउंडेशन पे गौर करें तो आगे दिक्कत आएगी ना कभी भी। तो अब वापस अपने घर चलते हैं। घर क्या था, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन की अभी मैंने आपको एक्सपेंडेड वैलेंसी बता दी, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1, एक्सपेंडेड 357, ग्राउंड स्टेट 1, एक्सपेंडेड 357। अच्छा मुझे थोड़ा सा गाइड करना है आप सबने मिलकर, सल्फर की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी एंड एक्सपेंडेड वैलेंसीज बता दो जल्दी से। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट 16 नंबर पे आता है बच्चे, ग्राउंड स्टेट 2, एक्सपेंडेड 4 एंड 6। किसी को बोर्ड पे करवाना हो 4 और 6 को,
तो आ जाओ, बात कर लो। चलो, ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ये नाइट्रोजन का फॉर्मेशन, इसके पास 2 अनपेयर्ड है, इसके पास 3-3 अनपेयर्ड है, तो इसके 2-2 अनपेयर्ड आपस में शेयर कर गए, इसके 3-3 अनपेयर्ड शेयर कर गए। और फिर मैंने एक फाइनल कंक्लूजन बच्चों को सिखाया और कहा जितना मैंने लिखा उसको काट कर बस इतना इतना रख लेना अपने पास। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड आर 2 सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड आर 4 डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड आर 6 ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और 1 मिनट का टाइम आपको पूरा दिया मैंने समझने के लिए। इस बोर्ड को देखो ध्यान से, आप सारे स्मार्ट लग रहे हो, मेरे को अच्छे बच्चे लग रहे हो, इनको जल्दी से देखो और कंक्लूसिव कोई पूछना है तो पूछो मेरे से। और एक बात पे फोकस जरूर करना बच्चे, ये वाले पे सर ने कहा था, ये वाली बात, कौन सी वाली बात, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस बात को सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो अच्छी तरह से। लो जी, अब देखो कोई शक? कहां गई जनता? नीलबट्टे सन्नाटा हो गया, कहां भाग गए? एक नूर, शिवम, कोई ऑब्जेक्शन बच्चे? आप अगर को प्रिया आप कोई कहो तो मैं समझा सकता हूं। वो प्रिया बच्चा, उसका पूरा नाम बोल रहा है, प्रिया से चल जाएगा काम। एकता प्रिया ना? हाँ बच्चे, समझ में आ गई ये बात जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की है। आपको कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। मुस्कान, चलो अच्छी बात है। वैलेंसी, एक्सपेंडेड वैलेंसी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्लियर हो गया। और एक छोटा सा गलती एक बच्चा कर रहा था, शायद मुस्कान कर रही थी या कोई और कर रहा था। आउटर मोस्ट शेल, शेल कौन होता है? जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला पूरा है, मुस्कान बेटा ये आउटर मोस्ट शेल पूरा है, ये वाला ना, ये सब शेल है पुत्र। आगे बढ़ू अब, चलो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान से सुन लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम है डेटी बॉन्ड। इसके तो आप एक्सपर्ट हो, 12वीं क्लास। दूसरा नाम है डोनर बॉन्ड। कंडीशंस क्या चाहिए? एक तो चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल, कम से कम 50 कंपाउंड तो पक्का किए होंगे आपने ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कम से कम बता रहा हूं। ऑर्बिटल एम्प्टी, एसपीडी कोई भी हो सकते हैं। एस आपको दिखाऊं, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास NH3 है, ये मेरे पास H प्लस है, इसके पास कौन पड़ा हुआ है? एम्प्टी एस। अगर आप BF3 अमोनिया ले लो, इसके पास कौन पड़ा हुआ है? एम्प्टी पी। अगर आप कॉपर +2+ अमोनिया ले लो तो कौन पड़ा हुआ है? एम्प्टी डी। हे महान जनता, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? क्लियर? नहीं, जनता तो महान ही होती है ऑलवेज, है ना। कंडीशंस क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, इधर एसओ और पी और डीओ। आप ना जितनी चाहे मैं ना, जब तक आप हमें नोच नोच के खा नहीं जाओगे ना, तब तक आपका सब्जेक्ट डेवलप नहीं होगा। तो टीचर को अगले 2-3 महीने तक नोच नोच के खा जाओ, तभी मजा आएगा। एसपीडी, इसके पास एस एम्प्टी है, इसके पास एम्प्टी पी है, इसके पास एम्प्टी डी पड़ा हुआ है, और दूसरे वाले के पास मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। जैसे अमोनिया के पास था, फिर अमोनिया के पास था, फिर अमोनिया के पास था। पानी होता, वाटर होता तो भी चलता। आपकी 12वीं क्लास की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कार्बोनिल होता, सीओम कार्बन मोनोऑक्साइड, एनओ होता नाइट्रोसिल, तब भी चलता। हमें तो मिनिमम एक लोन पेयर की डिमांड है। ये लो जी, लुइस बेस लोन पेयर डोनर, H प्लस एक्सेप्टर। तो डोनर ने एक्सेप्टर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और मैंने बच्चों को बताया डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ क्या होएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी टेल डोनर की है और जहां एरो का साइन है वो एक्सेप्टर का है। और सेम वे मैंने क्या दिया? ये आपका 12वीं क्लास का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट 11वीं क्लास का BF3 बैक बॉन्डिंग। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी से ही बनेगा, घर के अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं कई बार, खुद के साथ खुद ही। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्लियर? कुल मिलाकर डेटिव बॉन्ड का टारगेट कई सारे मॉलिक्यूल में आपको समझ में आया होगा। अमोनिया में अमोनियम बनकर, BF3NH3,
क्लियर, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन या फिर BF3 इटसेल्फ अपने अंदर ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना गया। तो ये देखो आपने, ये शेयरिंग है लेकिन सिंगल साइडेड शेयरिंग है, ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। चलो जी, अब हम बुराइयां कर लें थोड़ी सी ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट की बुराइयां बड़ी आसान है। देखो ऑक्टेट रूल की बुराइयां बड़ी आसान है। पता है क्या करना है आपने, दो डिपार्टमेंट बांट दो। एक बार बोर्ड में देखो, मेरी बात सुनो सिर्फ। दो डिपार्टमेंट बांट दो, लेस देन 8 मोर देन 8, दो डिपार्टमेंट बांट दो। 8 वाले तो ऑक्टेट रूल ओबे करेंगे ना, लेस देन 8 मोर देन 8, लेस देन 8 मोर देन 8। जो लेस देन 8 वाले हैं बच्चे, लेस देन 8 वाले हैं बच्चे, लेस देन 8 वाले, तो लेस देन 8 वाले में पहला टारगेट जिनका डुप्लेट है, दो इलेक्ट्रॉन है जिनके पास, लिथियम प्लस H2, ये इतने स्टेबल है लेकिन डुप्लेट रूल फॉलो कर रहे, ऑक्टेट नहीं कर रहे। तो मैं जो आपके दिमाग में डालना चाहता हूं वो क्या है, ऑक्टेट रूल ओबे नहीं किया फिर भी स्टेबल है, लेकिन सेकंड रूल तो ओबे किया ना, कौन सा, एनर्जी लिबरेशन। क्लियर ना। अब मैंने आपको दो डिपार्टमेंट बता दिए, अगर आप समझ रहे हो तो क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 8 8, क्लियर, ज्यादा है कम है, कहानी खत्म। इनको क्या बोल दोगे, हाइपो, कमी को हाइपो बोलते हैं और एक्सेस को हाइपर बोलते हैं। लेस देन 8 मोर देन 8। तो अगर कोई ऑक्टेट रूल को समझ गो, यार मेरे को 3 पन्ने याद करने हैं, फिर नहीं बात बनेगी। मेरे कहने से चलो, दो दो टारगेट कर लो, लेस देन 8 मोर देन 8। लेस देन 8 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन वाले भी आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन वाला BeCl2 भी आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन वाला BCl3 BBr3 Bi3 भी आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन वाला AlCl3 भी आ गया। किसी बच्चे ने पूछ लिया सर हाउ द 4 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द बेरिलियम इन BeCl2, तो मैंने कहा बच्चे देखो दो बॉन्ड हैं, और अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल सिखाई थी आपको, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। सिमिलरली इन द BCl3 ईच बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 to 2, तो BCl3 के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो आपको पता होगा BCl3 लुईस एसिड है, BF3 लुईस एसिड है, BeCl2 लुईस एसिड है, ZnCl2 लुईस एसिड है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में होते ही 4 4 2 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8 लेस देन 8। उसके बाद आए हाइपरवेलेंट, उसके बाद आए हाइपरवेलेंट, और हाइपरवेलेंट की मैंने एक ट्रिक बता दी बच्चों को, हाइपरवेलेंट की मैंने ट्रिक बता दी बच्चों को कि 14 के बाद, 14 जेड जेड एटॉमिक नंबर 14 के बाद, एटॉमिक नंबर 14 के बाद जितने भी एक्साइटेड स्टेट में सारे हाइपरवेलेंट है, गारंटीड। फॉस्फोरस से शुरू कर ले, लो जी, PCl5 हाइपरवेलेंट है, SF4 हाइपरवेलेंट है, SF6 हाइपरवेलेंट है, ICl3 हाइपरवेलेंट है, IF5 हाइपरवेलेंट है, IF7 हाइपरवेलेंट है, XCF2 हाइपरवेलेंट है, XCF4 हाइपरवेलेंट है, XCF6 हाइपरवेलेंट है, XCO3 हाइपरवेलेंट है, XCF4 हाइपरवेलेंट है। हाउ दीज आर हाइपरवेलेंट एंड विद सुपर ऑक्टेट। जो भी अपनी ग्राउंड स्टेट से ऊपर वैलेंसी शो कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में है 14 से ऊपर, 15 16 17 18 19 जितने भी हैं, क्लियर, एक्साइटेड स्टेट में, तो वो सारे के सारे हाइपर हो जाएंगे। जैसे इसके आउटर मोस्ट में 10 हैं, आपको पता है SF4 के भी 10 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। बच्चे कहेंगे 8 ही तो है। हाँ, एक नूर का आंसर परफेक्ट है। आप लोन पेयर भूल रहे हो, अभी तो बताया था। सल्फर की वैलेंसी कितनी है बच्चे, ग्रा पहले 2 फिर 4 फिर 6, लोन पेयर यहां 2 यहां 1 यहां 0। जब 2 वैलेंसी हो तो 2 लोन पेयर, 4 वैलेंसी हो तो 1 लोन पेयर, 6 वैलेंसी हो तो 0 लोन पेयर। SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन, ICl3 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है कोई बताएगा। ऐसे ना करो यार, इतने स्मार्ट स्मार्ट बच्चे हो। 10, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जितने भी
मैंने तो आपको सिंपल ट्रिक बता दिया बच्चे, मैंने तो आपको सिंपल ट्रिक बता दिया। हाइपर वैलेंट वो सारे हैं जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, कहां से, फ्रॉम 15, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जितने भी हैं, जिनोन, फिनोन, जितने भी हैं, अगर ये अपनी, यार नोबेल गैसेस तो कंपाउंड भी बनाता है तो सुपर हो जाता है, क्योंकि उसकी तो वैलेंसी जीरो है ग्राउंड स्टेट वाली। जिनोन के 100% कंपाउंड्स, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है, जिनोन के 100% कंपाउंड, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आए तो लास्ट एंड फाइनल क्या, लास्ट एंड फाइनल मतलब अभी हमारे क्लास का एग्जैक्ट 7 मिनट्स बच्चे में बच्चे, ओड इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी होंगे, NO 7+8, NO2 788 23, ClO2 1788, इन सबके पास ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको गलती से भी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ऑक्टेट, अरे ऑक्टेट में क्या हुआ था, मेरी बात सुनो ना, वो कह रहा शेयरिंग करवा दो, डोनेट एक्सेप्ट करवा दो, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन कैसे बच गए, इसको समझना है तो हमारे पास इस दुनिया का एक ही मॉडल समझ में आ सकता है हमें, दैट इज नोन एज द हाइब्रिडेशन। वही समझाएगा, बाकी इसको कोई नहीं समझा पाएगा। अब बोलो जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो मैंने आपको दो कैटेगरीज बांट के दे दी हैं, लेस देन 8, मोर देन 8। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो बच्चा। आईसीएलसी का फॉर्मेशन एक बार और बता दो। बच्चे इसको ऐसे करते हैं हम लोग, आई, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में ये लोन पेयर्स है, ये एक वैलेंसी है, ठनो की बात। अब ये जब एक्साइटेड में जाएगा तो इसके दो अनपेड और बढ़ जाएंगे, एक्साइटेड में जाएगा ना बच्चे जब ये, है ना, तो दो अनपेड और आते, दो वैलेंसी बना लेगा और, तो ये लोन पेयर तो टिके रहेंगे, ठीक है। तो एक एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 लोन पेयर हो गए, तो टोटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड द आई हो गए। और जब आई के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 8 से ऊपर होते ही भाई सब सुपरमैन बन गए। सुपरमैन मतलब सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, इसी को हाइपर वेलेंट भी बोलते हैं। और ढेरों क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, आउट ऑफ द 4 विच सेट ऑफ द कंपाउंड्स इज कंसिडर्ड एज हाइपरवेलेंट सुपर ऑक्टेट और हाइपोवेलेंट, क्लियर, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब पूरे 8। कर सकते हो बात मेरे साथ आप। ये वैलेंसी सिखा रहा था बच्चों को, वो आपने पहले सीख ली। ये देखो ये ना, फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 है, एक्साइटेड 5 है, सल्फर की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2 है, एक्साइटेड 4-6 है, क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1 है, एक्साइटेड 3-5-7 है, यस सर। ठीक है। फिर बच्चों को बताया, ये नीचे आना बच्चे, यहां पर आना, ClF ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, ClF3, ClF5, ClF7, IF7, ये हाइपर हो गए। एक नूर, मुस्कान, शिवम, यस सर। प्रिया, बच्चे ये बात समझ में नहीं जो रेड से हाईलाइट किया मैंने। अच्छा अब इस पे आते हैं, SF2, SF4, SF6, पहला वाला ऑक्टेट ओबे कर रहा है, अगले वाले हाइपर हाइपर हो गए। जिनोन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 0 है, अगर वो F2, F4, F6, XCO3, XCO4 ये सब कुछ भी बनाएगा, सारे के सारे सुपरमैन होंगे, मतलब सुपर ऑक्टेट होंगे, हाइपरवेलेंट होंगे, यस सर। ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पहले कवर ही कर ही लिया, LPE, जैसे ऑक्सीजन सल्फर है, क्लियर, इनकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2 है, सल्फर की, एक्साइटेड की 4-6 है, और लोन पेयर उसके हिसाब से कंट्रोल होते जाएंगे। लो जी, अब बच्चे हुए 5 मिनट के अंदर एक थ्योरी शुरू कर रहे हैं बच्चे, फिर हाइब्रिडेशन शुरू हो जाएगा इसके बाद, क्लियर, कल वाली क्लास में 3 मिनट है मेरे पास अब। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक एक बात पे ध्यान देना बच्चे, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्शन हो मोस्ट वेलकम, मैं आपको इमीडिएटली वहीं लेके चलूंगा जहां आपको ऑब्जेक्शन होगा। यहां शुरू करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, साइंटिस्ट का नाम था HEITLER, हिटलर, लंदन। वो जर्मन वाला हिटलर नहीं है, उसने कभी VBT नहीं दी, क्लियर, ये केमिस्ट्री वाला हिटलर है, हिटलर लंदन, और उसकी स्पेलिंग भी अलग थी, ये हिटलर अलग है,
पोलिंग एंड स्लेटर, लेकिन हम सारा क्रेडिट इसको दे देते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट को, 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाला बंदा है ये। हिटलर लंदन पोलिंग स्लेटर, हिटलर लंदन ने बेसिक फाउंडेशन रखा वीबीटी का, और पोलिंग स्लेटर ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। चलो जी, मैंने आपको पीछे भी बताया था, कम से कम 10 बार आपके दिमाग में एक बात डाल दी थी, वीबीटी क्या, कोवेलेंट बॉन्ड क्या, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, शेयरिंग की तरफ चले जाओ। वीबीटी 2 कंसिडरेशन पे चलेगी, एक तो ओवरलैपिंग पे चलेगी बच्चे, दूसरा एनर्जी पे चलेगी। तो ओवरलैपिंग के मेरे पास जो टाइप है, हेड टू हेड कोएक्सियल, साइड टू साइड कोलेटरल, हेड टू हेड। बच्चे आपके पास जो क्वेश्चन बुकलेट आई है ना, उसमें हेडिंग के साथ ही क्वेश्चन, जैसे वीबीटी शुरू हो गई तो वीबीटी के क्वेश्चन है, फिर ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन तो उसके क्वेश्चन है, आयनिक बॉन्ड तो उसके क्वेश्चन है, वो सारे सोल्व करना शुरू कर देना टाइम निकाल कर 1-2 घंटे। तो ओवरलैपिंग और एनर्जी कंसिडरेशन चलेगा वीबीटी का। तो ओवरलैपिंग हेड टू हेड और साइड टू साइड। अगर हेड टू हेड हो तो उसको बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, साइड टू साइड हो तो उसको बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। और हेड टू हेड में एसएस, एसपी, पीपी, और साइडवाइज में पीपी, जिसको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होएगा। एक बार मैं इस पेज को फिर बोलता हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हैं, जस्ट वी वांट टू एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड। और मैंने बोला था अब सिंगल पूरा एम्पायर किसका है? कोवेलेंट बॉन्ड का है, आगे सारा चैप्टर कोवेलेंट बॉन्ड का है। उसने कहा कोवेलेंट बॉन्ड को किस बेसिस पे समझा रहे हो? मैंने कहा जी वीबीटी के बेसिस पे। कहती वीबीटी है क्या? मैंने कहा जी शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसने कहा समझाओगे कैसे? मैंने कहा 2 कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हुए, ओवरलैपिंग, एनर्जी कंसिडरेशन। उसने कहा ओवरलैपिंग समझाओ सबसे पहले। मैंने कहा हेड टू हेड, साइड टू साइड। अगर हेड टू हेड कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल एसएस, एसपी, पीपी, जब 2 एसएस इन्वॉल्व हो, जब एसपी इन्वॉल्व हो, पीपी हेड टू हेड इन्वॉल्व हो, और पीपी जब साइडवाइज मिलेंगी एक दूसरे के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और अभी से सीख के जाना, सारा इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। एसएस, एसपी, पीपी और साइडवाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। क्लियर है जी? फिर आगे समझाना शुरू किया बच्चों को। क्लियर? बस आधे मिनट में क्लास बंद हो रही है बच्चे आपकी अब। एसएस ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल, 1s1 1s कॉन्फ़िगरेशन, एस कैसा है? स्फेरिकल। एस में कोई साइड तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने एक बात बच्चों को बता दी, जब भी कभी एस इन्वॉल्व होएगा, अपनी कॉपी में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लिख के रख लो, एस जब भी इन्वॉल्व होएगा, एस जब भी इन्वॉल्व होएगा, तब उसने ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनाना है। जब भी एस इन्वॉल्व होएगा उसने ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनाना है। बस मुझे यहां चैप्टर आज का क्लोज करना है, आगे कल हम हाइब्रिडेशन वीएससी पीआरटी कवर करेंगे। ठीक है बच्चे? तो जितना आपको अपनी क्वेश्चन बुकलेट के अंदर क्वेश्चन मिल जाए उतने कवर करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25, 30, 50 क्वेश्चन जितने हो जाए। ठीक है जी? कल मिलते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार रिवाइज कर लेना इसको। ठीक है?